हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। चलिए, अब तक हम लोग पढ़ चुके गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी कि उसका फ्रेम कैसे तैयार होता है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट थे, डेफिसिट किस तरीके से थे, उससे कुछ न्यूमेरिकल देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब जो गवर्नमेंट ये बजट बनाती है, इस सब के बनाने के पीछे गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, इनके पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, रीएलोकेशन का मतलब क्या होता है, जो चीजें पहले एलोकेट कर दी थी यानी पहले बांट दी गई थी, उनको दोबारा से बांटना है, पुनः आवंटित करना है। ठीक है, बांटना मतलब आवंटन करना, पुनः आवंटन करना। तो गवर्नमेंट ने कुछ चीजें पहले एलोकेट करी थी, लेकिन अब उनको रीएलोकेट करेंगे किसके हेल्प से। गवर्नमेंट के जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, टैक्सेस होते हैं, सब्सिडीज होती है, रिवेन्यू होते हैं, उनके बिहाफ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, सभी रिसोर्सेज को वापस रीएलोकेट करेगी। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, देखिए गवर्नमेंट अगर चाहती है कि इन्वेस्टमेंट बढ़े इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारे लोग हैं और अभी सपोज करो डिमांड कम है, गवर्नमेंट चाहती है डिमांड बढ़े, इन्वेस्टमेंट बढ़े। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए क्या कर सकती है, टैक्स को रिड्यूस कर सकती है। ठीक है, टैक्स रिड्यूसेस फॉर एनकरेज इन्वेस्टमेंट्स। देखिए, टैक्स के कम होने से इन्वेस्टमेंट कैसे इंक्रीज होंगी। सपोज करो कोई पर्सन है, उसकी इनकम है कुछ भी, ठीक है, 4 से 50,000 इनकम है उसकी। ठीक है, 50,000 इनकम पर वो बंदा 30% टैक्स देता है। 50,000 रुपये इनकम है, 30% टैक्स देता है, 15,000 रुपये टैक्स देता है, बचते 35,000 रुपये, 35,000 रुपीज़। अभी वो उसके अंदर कम इन्वेस्टमेंट करता है या फिर वो अपने खर्चे ही पूरे कर पाता है। लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स को रिड्यूस करेगी। 4 से टैक्स को 30% से कम करके वो 10% पे ला सकती है। इससे उसकी जो टैक्स की लायबिलिटी थी, जो पहले 15,000 देता था, अभी वो सिर्फ 5,000 टैक्स का देगा, बाकी 10,000 जो बचते हैं उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम उसकी इंक्रीज हो गई, उस बढ़ी हुई डिस्पोजेबल इनकम को क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, टैक्स को रिड्यूस करते हैं। अब इसके अलावा ना कुछ हार्मफुल गुड्स होती हैं, लाइक लिकर हो गया, शराब हो गई, सिगरेट्स हो गए, टबैको हो गए, ये कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट चाहती है जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है, लाइक अल्कोहल हो गया, टबैको हो गया, सिगरेट हो गया, ऐसे कुछ जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्शन को कम किया जाए या उनके डिमांड को कम करा जाए। उनकी डिमांड कब कम हो सकती है, जब वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अब महंगी कब होंगी, जब गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर देगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्रीज और impose taxes on harmful products such as ये हैज लग रहा है, such as alcohol, टबैको एटसेट्रा। अभी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना भी होगा, गवर्नमेंट चाहती है कि जो टबैको है, सिगरेट्स हैं, उनकी मार्केट में डिमांड कम हो। तो गवर्नमेंट एक नया रूल लेके आ रही है, जिसके अंदर क्या करेंगे, जो लूज सिगरेट्स हैं, जैसे आप लोग दुकान पर जाते होंगे, देखे होंगे, कस्टमर्स आते हैं, भैया एक सिगरेट दे दो, छोटी वाली दे दो, एक बड़ी वाली दे दो। जो लूज सिगरेट्स होती हैं, जो सिंगल या 2 ऐसे बिकती हैं, उनकी सेल बंद कर देगी गवर्नमेंट। कहेगी पूरी जो बॉक्स होता है, डब्बी होती है, वो सेल होगा मार्केट के अंदर। इससे क्या होगा, जो लोग लूज सिगरेट्स लेते थे, ठीक है, जैसे कुछ आप लोगों ने देखा होगा, भाई आप लोगों ने देखा ही नहीं देखा, लेकिन मेरी आंखों देखी बातें,
कुछ 8वीं क्लास के, 7वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 9वीं क्लास के बच्चे अभी से ही जो अभी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं वही क्या करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह ले रहे हैं, दुकानदार उनको भी खुले में बेच रहा है। तो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को कम करने के लिए क्या करेगी, या तो उनके ऊपर टैक्स इंपोज कर सकती है या फिर कुछ रूल्स लेके आ सकती है। जैसे कि एक नया रूल आ गया कि लूज सिगरेट मार्केट में बैन हो जाएगा, अभी जिसने लेना है वो डब्बी परचेज करेगा, यानी कि 300 350 जो अफोर्ड कर पाएगा वो ले पाएगा, अदरवाइज नहीं ले पाएगा। देन और क्या हो सकता है, कुछ इंडिया के खास प्रोडक्ट्स है, लाइक आपने नाम सुना होगा खादी का, ठीक है। गवर्नमेंट चाहती है खादी को प्रमोट करें, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडी दे सकती है फॉर प्रमोटिंग खादी क्लोथ्स। आपको मालूम होगा जब देश आज़ाद हो रहा था, भारत आज़ाद हो रहा था, उस टाइम पर इंडिया में सबसे ज़्यादा खादी का डिमांड था, लेकिन जब से अंग्रेज आए उनके अकॉर्डिंग डिमांड का पैटर्न इंडिया में चेंज हो गया, सभी लोग रेडीमेड क्लोथ्स पे आ गए। तो अभी चाहती है जो इंडिया का खुद का प्रोडक्ट है खादी, उसका मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो। तो वो डिमांड कब इंक्रीज होगा, जब वो प्रोडक्ट सस्ता हो सकता है। या फिर गवर्नमेंट कहती है जो खादी है बैन खत्म ना हो कभी भी, अगर डिमांड खत्म हो जाएगा उसका तो प्रोडक्ट ही मार्केट से क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो प्रोडक्ट मार्केट से कभी भी ना जाए, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है फॉर प्रमोटिंग खादी क्लोथ्स। गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज, ठीक है। और एग्जांपल ले सकते हो जो रूरल एरियाज है, जो भारत के आज भी गांव के इलाके हैं, वहां पर जो लेडीज लोग हैं खाना कैसे बनाते हैं, चूल्हे बनाते हैं, ईंधन लेकर आते हैं, लकड़ियाँ लाते हैं, गाय के गोबर के उपले होते हैं, आपके लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं, कंडे बोलते हैं, उपले बोलते हैं, गोस्से बोलते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स उनको जो भी होता है। अब उससे क्या होता है भैया, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, और जो लेडी वहाँ पर खाना पका रही है वो डायरेक्ट जो गैस, जो गंदा धुआं है वो उसके लंग्स के अंदर जा रहा है, उसको डैमेज हो रहा है, लंग्स वगैरह डैमेज हो रही है। और कुछ लोग गाँवों में जंगलों को, खेतों को भी काटते हैं जस्ट फॉर द फ्यूल। तो गवर्नमेंट चाहती है कि एलपीजी का प्रमोशन हो। एलपीजी के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइड सब्सिडी फॉर एलपीजी फ्यूल एटसेट्रा। इस तरीके से जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहा है, रीएलोकेट हो रहे हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा आप सोचो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रोडक्ट करना जरूरी है, उनका प्रोडक्शन करना बहुत जरूरी है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है वो लैक ऑफ इंटरेस्ट के कारण यानी कि प्रॉफिट की कमी के कारण उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो ऐसी चीज़ों के अंदर गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट करेगी उन गुड्स को, ठीक है, गवर्नमेंट डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगी। क्या कर सकती है, जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले लीजिए, जैसे डीपीएस स्कूल हो गया, ठीक है, एमईटी यूनिवर्सिटी हो गया। ये क्या है, वो उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जिनके पेरेंट्स अच्छी खासी मोटी फीस दे सकते हैं। अगर कोई बोले कि भैया आप डीपीएस स्कूल को एक काम करो, कोई गांव है वहाँ पर गरीब लोग हैं वहाँ पर खोल लीजिए, क्या वो लोग वहाँ पर खोलेंगे? वहाँ पर बिल्कुल नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मोटिव ही क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। अब वो गांव इलाके में जाएंगे जहाँ पर लोग गरीब है पहले से ही, वो लोग उनको इतनी मोटी मोटी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऐसे केस के अंदर उन लोगों के लिए डायरेक्ट प्रोड्यूस करेगी गुड्स, ठीक है। तो लिख सकते हैं, और गवर्नमेंट कैन प्रोड्यूस those goods directly which are essential for social welfare such as गवर्नमेंट स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा। देखिए स्कूल हो गए, अस्पताल हो गए, रेलवे हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये क्या है, सोशल वेलफेयर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। लेकिन अगर उस इलाके में जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं वहाँ पर वो लोग इन फैसिलिटी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो गरीब हैं। और ये अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के अंदर आएगा, ठीक है, जैसे कि हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर फोर्टिस हो गया, मैक्स हो गया, या कोई बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो गया, उसको आप बोलो कि भैया आप गांव के अंदर अपना हॉस्पिटल खोल लीजिए, वो नहीं खोलेंगे। क्यों?
क्योंकि वहाँ के जो पेशेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उनकी फीस वगैरह। ऐसे ही बड़े स्कूल्स को या बड़ी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को बोला जाए वहाँ पर खोलो तो वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज़ें जो सोशल वेलफेयर के लिए ज़रूरी हैं, गवर्नमेंट उनके लिए स्पेशल बजट बनाती है और उनके अंदर डायरेक्ट आके प्रोडक्शन करती है। एक तो ये हमारा हो गया रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी रिसोर्सेज हैं जिनसे सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा, गवर्नमेंट उनके ऊपर बजट के थ्रू काम कर सकती है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इसको रफ करता हूँ, फिर सेकंड ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं। सेकंड क्या हो सकता है? रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। देखिए, आप भारत जैसे देश के अंदर या किसी भी जो डेवलपिंग कंट्री है या बैकवर्ड कंट्री है, वहाँ पर आप लोग पाएंगे जो लोग रिच हैं वो बहुत ज़्यादा रिच है, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। अब इससे क्या होता है, जो रिच हैं और जो पुअर हैं उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटीज आ जाती हैं। इनइक्वालिटी मतलब असमानताएं आ जाएंगी। असमानताएं कैसे? जो अमीर है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, उसको किसी की कमी नहीं है। जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब है, वो बहुत कम ही चीज़ें अफोर्ड कर सकता है। अपने बच्चों के लिए अच्छी हेल्थ नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता और क्या अच्छी एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसी जो इनकम इनइक्वालिटीज है या वेल्थ रिलेटेड इनइक्वालिटीज है, उनको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? इंक्रीज टैक्सेस। गवर्नमेंट चार्जेस टैक्स फ्रॉम रिच पर्सन्स। ठीक है, जो रिच पर्सन्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। इंडिया में जो टैक्स का नेचर है वो कैसा? प्रोग्रेसिव टैक्स का नेचर है। टैक्स क्या हो सकता है? प्रोग्रेसिव भी हो सकता है। तो प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स है, जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा होती है वो उतना ज़्यादा टैक्स देता है। तो इंडिया जैसे कंट्री के लिए ये जरूरी भी है प्रोग्रेसिव टैक्स, क्योंकि जो रिच लोग हैं उन लोगों से टैक्स अगर वसूला जाएगा तो उनकी इनकम के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कटौती आएगी। ठीक है, और इसी तरीके से जो गरीब लोग हैं उनको क्या कर सकती है? टैक्स एग्जम्प्ट कर सकती है, यानी टैक्स में माफी कर सकती है, टैक्स नहीं लेगी उससे। गवर्नमेंट एग्जम्प्ट टैक्सेस फॉर पुअर पीपल्स एंड प्रोवाइड सब्सिडीज। उनके लिए सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है और टैक्स में छूट दे सकती है। इससे क्या होगा? कहीं ना कहीं जो इनइक्वालिटीज हैं ये उनको रिड्यूस करा जा सकता है। देखो जो इनइक्वालिटीज है वो खत्म तो नहीं कर सकते हैं। अगर मैं ये बोलूं कि गवर्नमेंट आएगी सुपरमैन बन जाएगी और भाई अमीरों को और गरीबों को बराबरी एक समान लेवल पर ले आएगी, नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो वो असमानताएं हैं, इनइक्वालिटीज, उनको रिड्यूस जरूर कर सकते हैं। रिड्यूस कैसे करेंगे? अमीर लोगों पे ज़्यादा टैक्स लगा के, गरीब लोगों को टैक्स में छूट देकर या फिर उन लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करके। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, थर्ड पॉइंट, थर्ड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का, दैट इज कॉल्ड इनकम या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। क्या? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। देखिए, अगर इकोनॉमी कहीं पर इनस्टेबल है, क्या कह रहा हूँ? इनस्टेबल है। इनस्टेबल लाइक फ्लक्चुएशंस आ रही है इकोनॉमी के अंदर, लाइक इन्फ्लेशन हो गया, डिफ्लेशन हो गया, ये कुछ फ्लक्चुएशंस हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? स्टेबिलिटी लेकर आ सकती है। स्टेबिलिटी कैसे लेकर आएगी? जो फ्लक्चुएशंस है लाइक इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के अंदर आप लोगों को मालूम है क्या होता है कि जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है और एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना है। एग्रीगेट डिमांड कब रिड्यूस होगा? जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी।
ठीक है, अगर चीज़ें सस्ती हैं तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, उस डिमांड पे रोक लगानी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी उसके लिए, इंक्रीज टैक्सेस एंड, और क्या काम कर सकते हैं, रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जो अभी तक अपने हैंड पे खर्चे करती थी लोगों के लिए, उन खर्चों में कमी कर सकती है। अब उन खर्चों में कमी हो जाएगी तो क्या होगा कि वो सभी खर्चे को बाकी लोगों को अपनी जेब से करने पड़ेंगे, जेब से करेंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होगा तो अननेसेसरी डिमांड कम करेंगे। सेम टैक्सेस के अंदर अगर टैक्स गवर्नमेंट बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा कि डिस्पोजेबल इनकम रिड्यूस होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होने से लोग अननेसेसरी डिमांड कम कर देंगे। इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। इन केस ऑफ डिफ्लेशन इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, डिक्रीज इन टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। डिफ्लेशन में क्या होता था, जो एग्रीगेट डिमांड होता था वो कम होता था एग्रीगेट सप्लाई से। डिफ्लेशन में क्या था, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होता था और एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है। एग्रीगेट डिमांड कब इंक्रीज होगा, जब चीजें सस्ती होंगी या लोगों के पास ज्यादा इनकम होगा। अब गवर्नमेंट अगर टैक्स कम कर देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टैक्स के कम ही होने से तो लोगों को टैक्स कम देना पड़ेगा और इनकम ज़्यादा बचेगी, उनके पास इनकम ज़्यादा बचेगी, डेट इज कॉल्ड डिस्पोजेबल इनकम उनकी इंक्रीज हो रही है। और अगर डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो रही है तो वो लोग डिमांड क्रिएट करेंगे। सेम यहाँ पर आ जाएगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर इंक्रीज हो जाते हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बहुत सारे खर्चे लोगों को अपने हैंड पे खर्च करेगी उनके लिए, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, या फिर सरकारी अस्पताल, सरकारी कॉलेज, कुछ ऐसी चीजें सरकार ने फ्री में प्रोवाइड कर दी, सस्ता राशन प्रोवाइड कर दिया। ये चीजें प्रोवाइड करने से क्या होगा, लोगों का इनकम बढ़ जाएगा। इनकम बढ़ने से वो लोग क्या करेगा, डिमांड को इंक्रीज करेंगे। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा। देन बात करते हैं अगले पॉइंट की। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या होगा, सॉरी फोर्थ है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, कंपनीज या ऐसी चीज़ें जो प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करती हैं, फर्म्स, इंडस्ट्रीज जो चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी थी, और किस चीज़ के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं मैनी enterprises which are established for the purpose of social welfare government manage such enterprises or provide funding even when such enterprises
are continuously in losses। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ इस पॉइंट के अंदर कि बहुत सारी ऐसी एंटरप्राइज थी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी सिर्फ और सिर्फ भारत के गरीब लोगों को देखते हुए, ठीक है। तो जो वहाँ के लोगों का सोशल वेलफेयर करेंगी, उन वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण के लिए गवर्नमेंट ने उन एंटरप्राइजेस को, इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया था। अब गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी एंटरप्राइजेस जो सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के लिए लगाई गई थी, ना कि उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना था, उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ क्या था, पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर उनका मोटिव था। अब ऐसी एंटरप्राइजेस जो डायरेक्टली कह सकते हैं गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एक्चुअली इसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि अमीर बैठेगा, गरीब बैठेगा, या अमीर लोग इसका यूज करेंगे, गरीब लोग यूज नहीं करेंगे, गरीब लोग ही यूज करेंगे, अमीर लोग यूज नहीं कर सकते, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। लेकिन ध्यान में रखा जाता है गरीब लोगों के लिए, सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ऐसी इंडस्ट्री को बनाया गया था। अब ऐसी इंडस्ट्रीज क्या होती हैं, लगातार किसके अंदर रहती है, लॉस के अंदर रहती हैं। अब आप खुद बताओ, अगर आप लोग कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर लॉस होना स्टार्ट हो रहा है, आप बियर करोगे एक टाइम तक, लेकिन अगर लगातार लॉसेस चल रहे हैं, 2 4 5 साल लगातार लॉस चल रहे हैं, आप तो लोग तो क्या हो जाएगा, फेड अप हो जाओगे उससे और उसको क्या कर दोगे, बंद करने की कोशिश करोगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता, या फिर गवर्नमेंट क्या काम करती है, बजट की हेल्प से ऐसी एंटरप्राइज को लगातार मैनेज करती है, चाहे वो लॉस के अंदर उनको फंडिंग प्रोवाइड करती रहती है ताकि वो लोग काम करें। ऐसी एंटरप्राइज कौन कौन सी हो सकती हैं, सच एज एग्जाम्पल के तौर पे रेलवे, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर, सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है, रेलवे हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटीज हो गया, एटसेट्रा। अब जो इंडियन रेलवे है ना, ये उसके अंदर आप लोग कभी जनरल डब्बे में बैठना, एक जो रेल होती है ना उसके अंदर ना कई तरह के डब्बे होते हैं, कई सारे के बोगीज होती हैं, कुछ होती हैं फर्स्ट क्लास एसी, सेकंड क्लास एसी, फर्स्ट ईयर एसी, इस तरीके की बहुत सारी कोचेज होते हैं उसके पास, बोगीज होती हैं। तो जो एक जनरल बोगी भी होती है उसके अंदर, जिसके अंदर जो टिकट का रेट होता है बहुत सस्ता होता है, वो जनरली गरीबों के लिए करा जाता है। और उस जनरल बोगी से जो इंडियन रेलवे कंटिन्यू लॉस के अंदर है, किसके अंदर है, कंटिन्यू लॉस के अंदर है, ठीक है। लेकिन फिर भी रेलवे को, प्राइवेट सेक्टर को सेल नहीं किया जाता, जस्ट बिकॉज। अच्छा, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे इस बात के अंदर कि भैया जो बीजेपी आई है, बीजेपी ने रेलवे को प्राइवेट कर दिया। बच्चे, रेलवे को प्राइवेट नहीं करा, जो रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है ना, वो प्राइवेट हुए हैं। प्लेटफॉर्म्स बोले तो वहां पर जो भी क्या नाम है, जो भी सामान सेल करने वाले होते हैं, या फिर वहां की साफ सफाई चीजें हो गई, उन सबको प्राइवेटाइज करें। लेकिन जो रेल चल रही है, रेलगाड़ी जो चल रही है, वो अभी भी सरकारी चल रही है। अब जनरल जो डब्बा है उसके अंदर आप लोग देखो बहुत सारे गरीब लोग होते हैं, और काफी उसकी वजह से गवर्नमेंट को या फिर जो रेलवे को काफी लॉस होता है, फिर भी उस रेलवे को चलाया जा रहा है जस्ट बिकॉज सोशल वेलफेयर अचीव किया जा सके। जो रिच पर्सन्स हैं वो लंबी दूरी तो ट्रैवल कर सकते हैं एयरप्लेन के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू लंबी दूरी को ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे दिल्ली के अंदर देखो, दिल्ली के अंदर क्या है, बहुत सारे जो गरीब लोग हैं या फिर ऐसे लोग जिनके स्टेट के अंदर उनके पास काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, वो रोजगार की तलाश में दिल्ली जैसे बड़े शहरों में आए हैं। अब वो अपने दिल्ली से गांव जाना चाहते हैं, जहां पर उनको जाने में ही 48 घंटे या 3-3, 4-4 दिन का रास्ता लगता है। वो लोग अगर घर में जाना है उनको फेस्टिवल वगैरह पे, वो एयरप्लेन तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऐसे लोगों के लिए रेलवे वगैरह लंबी दूरी पे सस्ते रेट पे रेलवे काम कर रहा है। गरीब लोगों के लिए एजुकेशन हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, सैनिटेशन हो गया, ये लगातार लॉस के अंदर रहते हैं। कुछ गवर्नमेंट के ऐसे एंटरप्राइज हैं जिनसे गवर्नमेंट को कोई प्रॉफिट नहीं होता, या प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव नहीं होता गवर्नमेंट का, इसका मोटिव होता है सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर। तो ऐसी एंटरप्राइजेज जो सिर्फ बनाई गई थी सोशल वेलफेयर के लिए, एस्टेब्लिश करना मतलब बनाया जाना, एस्टेब्लिश करी गई थी किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ सोशल वेलफेयर के पर्पज के लिए, और वो लगातार लॉस के अंदर होती है। गवर्नमेंट फिर भी उनको बजट के थ्रू क्या करती है, मैनेज करते हैं, उनको फंडिंग प्रोवाइड करती है। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ होगा।
अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल मतलब स्टेट वाइज या एरिया वाइज। आप लोग देखोगे एरिया वाइज बहुत सारी डिस्पैरिटीज होती है, कुछ एरिया बहुत हाई प्रोफाइल है, कुछ एरिया बहुत लो प्रोफाइल है। आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे आप लोग दिल्ली में हो, सिटी फील कर रहे हो, है ना, गुड़गांव गए, गुड़गांव के अंदर आप लोग जाते हो, भाई सब क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, क्या जबरदस्त मॉल है, क्या चकाचक सड़कें हैं, ठीक है, वो बिल्कुल काफ़ी अच्छा इलाका। नोएडा में जाते हो, गाजियाबाद में जाते हो, ठीक है, वहाँ के लोगों के आसपास के लोग जो भी हैं उनके पास काम धंधे के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं, ठीक है। लेकिन जो दूर दराज के इलाके, लाइक छत्तीसगढ़ हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश से कुछ इलाके हो गए, कुछ ऐसे इलाके जहाँ पर लोग गरीबी की हालातों में जी रहे हैं, उनके पास रोजगार के तौर पे आज भी सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर है, ठीक है। एग्रीकल्चर को डिटेल में हम लोग इंडियन इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं या फिर वो एग्रीकल्चर प्रॉपरली नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज ऑफ क्या नाम है, जो सिंचाई के साधन होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से पानी की सप्लाई के कारण वो लगा नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों के पास उन इलाकों में गवर्नमेंट क्या कहती है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट ओपन स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेज बोल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर गवर्नमेंट जो भी एंटरप्राइज होती है, गवर्नमेंट कहती है आप लोग वहाँ पे जाके बिजनेस करो, प्रोडक्शन करो, हम लोग आप लोगों से टैक्स वगैरह नहीं लेंगे। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर बिजनेस यूनिट्स रन करती हैं, गवर्नमेंट उनसे टैक्स नहीं लेती या लेती है तो बहुत ही नेग्लिजिबल रेट पे लेती है, और बाकी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। नियर बाय से रॉ मटेरियल मिल जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है, जस्ट बिकॉज गवर्नमेंट का इसके पीछे रीजन क्या होता है, गवर्नमेंट कहती है भैया हमें टैक्स मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहां पर जाओ बिजनेस सेटअप करो, लेकिन वहां के लोगों को रोजगार दे दो। अब वहां पर कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुल जाएंगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इस तरीके से धीरे धीरे जो रीजनल डिस्पैरिटीज थी, एरिया वाइज जो गरीबी है या फिर रोजगार को लेकर जो समस्याएं हैं वो कम होंगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या फिर गवर्नमेंट कहेगी उन इलाकों में जाओ, टैक्स आप लोग वहां पे बिजनेस करो, टैक्स वगैरह नहीं देना होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट क्या करती है, जो बजट बनाती है उससे अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करती है, जो पूरे वेलफेयर सोशल पूरे इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए जरूरी होता है। तो ये थे हमारे कुछ गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स। ये 5 से 6 पॉइंट्स हैं, आप लोग इनको लर्न कर लेंगे, अपनी बुक से भी रीड करेंगे एक बार जरूर। और अब इस वीडियो के लिए भाई इतना ही, हम मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।